नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे हैं दिव्या माथुर जी की एक कहानी, माया जाल। कहानी मरीज, अस्पताल, डॉक्टर और उनके व्यवसाय के माया जाल से संबंधित है। तो सुनना प्रारंभ करें। सुबह के 6 भी नहीं बजे थे कि हम घर से निकल पड़ी। बेटे ने कार की सीट को गर्म कर दिया था, पर फिर भी मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। अगली सुबह अच्छी तरह से नहाने और फिर गरमाए हुए घर से एकदम ठंड में बाहर निकल आने के कारण मेरी नाक बहने लगी। मम्मी, कहीं आपको जुकाम तो नहीं हो गया? ऑपरेशन कैंसिल ना करना पड़ जाए। मेरी बेटी ने आशंका प्रकट की। हॉस्पिटल पहुंचते ही मम्मी का पूरा चेकअप एक बार फिर से होगा। जरा सी भी गड़बड़ निकली तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। बेटे ने वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। यूँ तो डॉक्टर्स ने ये सब बातें हमें कई बार बताई हैं, 85 दस्तावेज दिए हैं, हमारे हस्ताक्षर लिए हैं, पर फिर भी दसियों आशंकाएं हम सभी को घेरे रहती हैं, जिनसे निजात पाना आसान नहीं। घर से निकलने से पहले मैंने अपने घर को, बच्चों को, पोती को, हरी भरी खूबसूरत प्रकृति को, आसमान आदि को अच्छे से आत्मसात कर लिया है, जिन्हें शायद मैं दोबारा ना देख पाऊँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी। मेरी खामोशी उन्हें हमेशा विचलित करती है। वे पूछते रहते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जिसे व्यक्त करना असंभव है। खुश हूँ कि बच्चे साथ हैं, जिनके लिए मैंने अपने प्रेम रहित जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं। वे आज मेरी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे दुख की घड़ी में मेरे साथ हैं। कुछ ही समय बाद मेरा 12 घंटे का लंबा ऑपरेशन तय है, जिसके लिए 5 विशिष्ट सर्जन की टीम हैरी में स्थित एक बड़े हॉस्पिटल में इकट्ठी हो रही होगी। और मैं भी तैयार हूँ। मुझे कोई खास घबराहट नहीं हो रही, जबकि होनी चाहिए। जैसे बच्चे और दोस्त कहा करते हैं, मैं सचमुच बहुत अजीब हूँ। खैर, जीवन में पहले भी 2 बार मेरा मौत से आमना सामना हो चुका है। ड्रिल जानती हूँ, इसलिए आश्वस्त हूँ। बचपन में जब मैं अपने दादा दादी को अपने पूर्व जन्म की बातें बताती, तो वे मुझे यह कहकर चुप करा देते थे कि यह अपशकुन है। उन धुंधली पड़ती यादों की परछाइयाँ आज भी मेरे मन मस्तिष्क से नहीं गईं। लोग कहते हैं कि ये सब दिमाग की खुराफातें हैं और कुछ नहीं। कुछ का कहना है कि यह सब पावर ऑफ सजेशन का कमाल है। भला इतनी छोटी उम्र में कब, कैसे और किसने मेरे दिमाग में ऐसे रंग बिरंगे दृश्य भर दिए होंगे? जिस तन लागे सो तन जाने। मैं ऊपरी तौर पर उनके तर्क को स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि प्रमाण के अभाव में ऐसे तर्कों को अस्वीकार करना राई को पहाड़ बनाना है। 1 महीने पहले जब पहली बार मैक्सिलोफेशियल विशेषज्ञ ने हमें बताया था कि मेरे हलक में कैंसर है, जो गले तक फैल चुका है
और इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा। उसने बड़े विस्तार और स्पष्टता से हमें बताया था कि मेरे गले, चेहरे और हाथ को कहाँ कहाँ से और कितना कितना काटा जाएगा, कितना और कैसा रिस्क है, मौत की क्या संभावना है इत्यादि। बेटी इतनी हिल गई थी कि उसके लिए बोलना असंभव था। उसने अपनी आंखों में आंसू रोक रखे थे। अगर मैं कमजोर पड़ी तो इसका क्या होगा? मैं चुपचाप सुनती रही, जैसे कि मेरी नहीं किसी और के बारे में बात हो रही थी। डॉक्टर हैरान था कि रोने धोने के बजाय मैं इतनी शांत कैसे थी। आप स्थिति की गंभीरता को समझ रही हैं ना? उसने अचंभे से पूछा और हाँ में मैंने सिर हिला दिया। प्रारब्ध में मेरा अडिग विश्वास से शायद इस संतुष्टि का कारण हो कि मैं किसी भी परिस्थिति में ढह नहीं जाती। अस्पताल में पहुंचते ही टेस्ट शुरू हो गए। बच्चे मुझे चूमकर बाहर जा खड़े हुए। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अब घर चले जाएं, क्योंकि कल सुबह से पहले तो मुझे होश आने वाला नहीं। उन्होंने हामी में सिर हिला दिए, पर जब भी मेरी नज़र शीशे से बाहर गई, वे वहीं बैठे थे। नर्स मुझसे पचासियों प्रश्न पूछे चली जा रही थी। मैं किस करवट सोती हूँ, कितना मोटा और पतला तकिया इस्तेमाल करती हूँ, ऑपरेशन के दौरान क्या मैं अपने आराध्य देवता की छोटी सी मूर्ति या माला अपने सिरहाने रखना चाहती हूँ, इत्यादि। मेरे चेहरे की किसी अवांछित हरकत को संभालने के लिए खड़िया के विशेष ब्लॉक्स अग्रिम रूप से बनवा लिए गए थे। ऑपरेशन टेबल पर लेटते ही जिन्हें फिट कर दिया गया था। बड़ी मात्रा में एनेस्थीसिया के प्रबंधन के लिए एक विशेषज्ञ मौजूद था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जिसने मुझसे दुनिया भर के सवाल पूछे थे। जब मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तो मुझे छत पर लगी ट्यूबलाइट्स तेजी से भागती हुई नजर आई थीं। शायद मेरा ऑपरेशन हो चुका होगा, पर मैं आश्वस्त नहीं थी। शायद ना हुआ हो, कैसे पता लगे? दीवार पर लगी घड़ी से मैं अंदाजा नहीं लगा पाती। कभी 12 और कभी 24 घंटे आगे पीछे हो जाती है। कमरे के बाहर शायद एक मीटिंग चल रही है। हरे और नीले गाउन पहने बहुत से डॉक्टर्स और अन्य लोग गोल दायरे में खड़े हैं और बहस कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि मैं भी उनमें शामिल हूँ, पर जैसे एक सिकड़ी हुई प्रतिछाया के रूप में। छत पर लगी ट्यूबलाइट सिर्फ मुझे ही आलोकित नहीं कर पा रही। अधिकतर को तो पहचानती हूँ, पर मेरा अपना डॉक्टर गायब है, जो इस मुहिम का इंचार्ज भी है। उसकी सहायक एक खूबसूरत युवती डॉक्टर, कैंसर विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक और एनेस्थेटिक्स आदि, इन सब से बातचीत कर चुकी हूँ। इस ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, एक ने कहा तो अन्य दो ने असहमति दिखाई। ऐसा आप किस बिना पर कह सकते हैं? सहायक डॉक्टर ने पूछा। लगा कि अधिकतर लोग कुछ भी कहने से कतरा रहे थे। हम चाहें तो इसे इंडस्ट्रियल हैज़र्ड घोषित किया जा सकता है। इसमें हम सबका ही फायदा है, एक दूसरे ने कहा, जो डॉक्टर नहीं है, पर इसे मैंने
पहले की परामर्श बैठकों में कभी नहीं देखा। इन बैठकों में डॉक्टरों और नर्सों के अलावा डाइटिशियंस, भौतिक चिकित्सक और वाक चिकित्सक आदि सब एक जगह रहते हैं। मैं अपने इंचार्ज के निर्णय को बिल्कुल उचित मानती हूँ, सहायक डॉक्टर बोली और बहस गर्म होने लगी। ठीक है, तो वोट ले लेते हैं। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर, जो इस अस्पताल का मुख्य मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है, ने कहा। न जाने क्यों मेरे अपने मैक्सिलोफेशियल सर्जन से अधिक मेरा इस बड़ी उम्र के गोरे गोल मटोल सर्जन पर अधिक विश्वास है। काश कि यह मेरे ऑपरेशन का इंचार्ज होता। कुछ ने झिझकते हुए हाथ खड़े किए, कुछ ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। मैंने अपना हाथ नहीं उठाया। वे शायद मुझे देख भी नहीं पा रहे थे। मेरा वोट काउंट नहीं हुआ। केवल एक वोट से सहायक डॉक्टर के हक में फैसला हो गया, यानी कि ऑपरेशन करने का निर्णय ठीक था। पर मामला क्या था? क्या सचमुच मेरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी? शायद मुझे काटने पीटने के बाद वे जान पाए कि मुझे कैंसर था ही नहीं। डॉक्टर्स की मीटिंग के दौरान मुझे चिकित्सा संबंधी शब्दावली अच्छी तरह से समझ आ रही थी। मैंने स्वयं एक बड़े अस्पताल में 15 लंबे वर्ष वरिष्ठ सर्जन के साथ काम किया है। पर कुछ ही देर बाद मैं मीटिंग्स में हुई बातों को ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। जाने मुझे सुबह तक कुछ भी याद न रहे। मैं जल्दी से इसे किसी को बताना चाहती थी, लिख लेना चाहती थी। जिस ऑपरेशन थिएटर में मैं थी, वो 2 आइडेंटिकल हिस्सों में बटा था। एक में होता है वो रोगी जिसका ऑपरेशन होने को है, और एक में वो जिसका हाल ही में हो चुका है, ताकि डॉक्टर्स दोनों पर ध्यान रख सकें। उत्तम प्रबंधन का आधुनिक उदाहरण। समय और धन दोनों की बचत। इस तरह आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉक्टर्स और नर्सेस का पानी तक निचोड़ लेते हैं। मेरे सामने वाले हिस्से में एक बूढ़ी पारसी औरत थी, जिसके दिमाग में ट्यूमर था। उसके बच निकलने के चांसेस 5% थे। 2 दिन पहले ही ऑपरेशन से पहले एक आखिरी परामर्श के लिए यह वृद्धा और मैं एक ही वेटिंग रूम में बैठे डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बहुत से रिश्तेदार आपस में उसके ऑपरेशन के बाद बच जाने की संभावना के विषय में बातें कर रहे थे, और उन्हीं में से एक ने यह भी बताया कि वृद्धा ऑपरेशन से पहले अंतिम संस्कार की रस्में अपने जीते जी निपटा लेना चाहती थी। शायद पारसियों में यह रिवाज हो, क्योंकि उनमें से किसी ने इस बात पर हैरानी प्रकट करने के बजाय सहमति में अपने सिर हिलाए थे। जीते जी अपनी मौत का जश्न मना लेना मुझे एक बेहतरीन आइडिया लगा। काश कि मैं ऐसा कर सकती। हालांकि तैयारी तो मैंने भी की है। अपने लैपटॉप पर मैंने सब लिख दिया है। ताबूत को किन फूलों से सजाया जाएगा, अंतिम संस्कार के वक्त कौन सा संगीत बजाया जाएगा, कौन मंत्रोच्चारण करेगा, मातमियों को अल्पाहार में स्नैक्स क्या होंगे, और कौन सी शराब इत्यादि। यह सब मुझे अपने सामने कर लेना चाहिए था। एक रिहर्सल ही हो जाती। खैर,
ऑपरेशन के दौरान मैं उस महिला के बदन को देख सकती थी, पर उसका चेहरा नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स उसे घेरे खड़े थे। उसके पलंग के बाईं ओर एक बड़ा सा टीवी लगा था, जिस पर निर्देश बदल रहे थे। जैसे ही डॉक्टर्स एक क्रिया पूरी करते, दूसरा निर्देश आ जाता। ऑपरेशन के दौरान गलती नहीं हो सकती। यह सब आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन का कमाल है। दाईं ओर के टीवी मॉनिटर पर एक तालिका थी, जिस पर रोगी की नब्ज, रक्तचाप, हृदय गति इत्यादि के अलावा 2 खाने और थे, जिसमें लिखा था लाइव और मृत। मैं चाह रही थी कि आराम करूं, पर मेरा ध्यान बार बार उस तालिका पर चला जाता, यह देखने के लिए कि वह कितनी जीवित थी। अपनी बंद होती हुई आंखों को मैं फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि एकाएक ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। सफ़ेद लिबासों में लिपटे और सिर पर छोटी सी गोल टोपी लगाए बहुत से पारसी लोग खड़े थे। मुझे लगा कि वृद्धा शायद मरने वाली है। मृत वाले कॉलम में 98% दिखाई दे रहा था और जीवित में 2%। ना चाहते हुए भी मुझे तेज नींद आ रही थी, पर मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। फिर आँख खोली तो देखा कि कमरे में एक पारसी नर्स भी आ गई थी, जो वृद्धा के बिस्तर के आसपास घूमते हुए जैसे कुछ रस्मों को अंजाम दे रही थी। मुझे लगा कि जैसे उस वृद्धा को अपने दाईं ओर कोई खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखते ही उसने नर्स को इशारे से बताया कि वो आ गए हैं। नर्स झट से एक उपहार जैसे सुंदर डिब्बे को वृद्धा के पास ले गई, जिसे वृद्धा ने छुआ, चूमा और उस अदृश्य उपस्थिति को भेंट कर दिया। यह प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रही। न जाने कितने उपहार साइज बोर्ड पर इकट्ठे हो गए थे। मैं थक कर चूर थी। न जाने कब नींद आ गई। आँख खुली तो देखा सामने वाला बिस्तर खाली था। मैंने नर्स को इशारे में पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे अपनी बात लिखने के लिए एक काला बोर्ड और चौक दिया, जिस पर मैंने लिखकर पूछा कि क्या सामने वाली महिला की मृत्यु हो चुकी थी। मैंने देखा कि जो मैंने लिखा था उसकी स्पेलिंग गलत थी। मिटाकर मैंने फिर ठीक से लिखा, पर फिर वही गलती। नर्स समझेगी कि शायद मैं कम पढ़ी लिखी थी। नहीं तो यह आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? वो ठीक है और वार्ड में भेज दी गई है, नर्स ने बताया, पर उसके हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। वैसे भी मुझे इस नर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पूरी रात वह मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड पति से बतियाती रही थी। यह सब अस्पताल के नियमों के विरुद्ध है, पर मैं उसकी शिकायत नहीं करना चाहती, क्योंकि वह गर्भवती है। एक बार फिर मुझे होश आया तो सामने वाले हिस्से में एक टीवी इंटरव्यू जैसा चल रहा था। कमरे में 3 तरफ ट्रॉलीज पर रखे शटर वाले बड़े बड़े काले कैमरे लगे थे। पहिएदार कुर्सी पर बैठी एक अपाहिज लड़की उपकरणों के शोर के बीच अपनी अक्षमता और ऑपरेशन के विषय में बता रही थी। उसके शरीर का मुझे केवल आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था और कोशिश करने के बावजूद मैं उसका पूरा चेहरा नहीं देख पा रही थी।
यह साक्षात्कार जैसे समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी नींद से लड़ते हुए उसे देखती रही। मैं उस लड़के को पहचानने की जबरदस्त कोशिश कर रही थी। मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ? मैंने अपनी निगाह उसके चेहरे पर गड़ा दी और कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि कुर्सी पर बैठी हुई वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही थी। क्या मैं अपाहिज हो गई? किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे समय में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना कारगर होता है, पर मैं कोशिश करने पर भी मुझे उसका एक शब्द याद नहीं आया। सोचा कि इस मंत्र से संबंधित देवता ही याद आ जाए तो मंत्र भी ध्यान में आ जाएगा, पर नहीं। फिर याद आया कि बेटे ने मेरे तकिए के नीचे वह मंत्र एक कागज पर लिख कर रखा था। निकाल कर पढ़ा तो कुछ शांति हुई, पर जैसे ही मैं उसे वापस तकिए के नीचे रखती सब कुछ भूल जाती। इसी पसोपेश में जैसे सदियां गुजर गईं। मेरी बाह में लगे कैथेटर में जब नर्स औषधियां उड़ेल रही थी, मेरी नींद खुल गई। मन हुआ कि उससे पूछूं कि इन ढेर सारी औषधियां डालने के मध्य 1 मिनट का अंतर तो होना ही चाहिए। इशारे से मैंने उसे बताया कि मुझे उल्टी आने वाली है, पर वह मेरे शरीर में लगी ढेर सारी ट्यूब्स में उलझी रही। उसने दूसरी नर्स को इशारे से बुलाया, जो एक तीसरी नर्स से किसी अहम मुद्दे को लेकर वार्ता में लीन थी। खैर, जब तक उल्टी बर्तन मुझ तक पहुंच पाता, मेरा चेहरा, गला और सीना भीग चुके थे। वमन से तरबतर मेरे नए हलक, जो मेरी बाह से ली गई मज्जा तंत्रिकाओं से निर्मित हुआ था, को लगे इस धक्के का अंदाज़ा मेरे सिवा और किसी को नहीं हो सकता। गुस्से को काबू रखने के अलावा मैं क्या कर सकती थी? दोनों नर्सों ने मेरी अच्छे से सफाई कर दी और मैं शायद फिर सो गई। आँख खुली तो कमरे के एक कोने में मैट्रन और नर्स में गंभीर वार्ता चल रही थी। मैट्रन उसे बता रही थी कि ऑपरेशन थिएटर में उसके मोबाइल के उपयोग पर उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। नर्स के अनुरोध पर कि उसे आज की ड्यूटी पूरी करने दी जाए, मैट्रन मान गया था। उदास नर्स की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने तख्ती पर उसे लिख कर दिया, तुम्हें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसे पढ़कर वह और परेशान और पशेमान सी दिखी। आपने ऐसा क्यों लिखा? कहते हुए वह बाहर चली गई। अरे, मैं तो उसे तसल्ली देना चाहती थी। ऐसी हालत में उसे घंटों खड़े नहीं रहना चाहिए, और जब बच्चा हो जाएगा तब भी तो उसे नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। रात को आंधी, बारिश और तूफान के बीच डॉक्टर और नर्सेज अपने पानी से भीगे और चमकते हुए हरे और नीले गाउन संभाले ज़ॉम्बीज़ की तरह वार्ड में आ जा रहे थे। एक नर्स मेरे कैथेटर में औषधियाँ उड़ेले जा रही थी। मैंने उसे थोड़ा रुकने के लिए इशारा किया, पर जैसे उसने देखा ही नहीं। मैंने डॉक्टर का ध्यान खींचा तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया। मुझे लगा कि वो नर्स जैसे मुझे मार देना चाहती है। उसे रोकने के लिए मैं हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही हूँ,
पर मैं हिल भी नहीं पाती। अंततः मैं यह सोचकर कि जो होगा ठीक होगा, आराम से सोने की चेष्टा करती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खोली तो मुझे बेटा बेटी और दामाद शीशे के उस पार दिखाई दिए, जो मुस्कुरा रहे थे, पर उनके चेहरे पर पुता हुआ भय मुझे दिखाई दे रहा था। फिर देखा कि मेरी लुढ़कती हुई बेटी को जैसे दामाद संभाल रहा था। कोई मुझे बताए कि मेरा ऑपरेशन हो गया था या होने को था। दीवार घड़ी में शाम के 5:30 बज रहे थे। बेटी बेटा और दामाद क्या आए भी थे या वो मेरा स्वप्न था? फिर आँख खोली तो घड़ी वहीं की वहीं अटकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? घड़ी रुक गई है क्या? 10 दिन के बाद जब मैंने पहली बार अपना चेहरा देखा तो समझ में आया कि बेटी चक्कर खाकर क्यों गिर पड़ी थी। 50 टाँकों स्टेपल से जुड़ा, नाक गले सिर के पिछले भाग में नलियों से बिधा, काले नीले रंग के धब्बों से सुसज्जित। अपने चेहरे को देखकर मैं स्वयं स्तंभित रह गई थी। दाएं नथुने में एक छोटा सा पहिया फिट किया गया था, जो मेरे ख्याल में सबसे भद्दा आभूषण था। एक मूविंग स्टैंड से मेरी पट्टी की गई बाँह लटकी थी। यकायक फ्रैंकेस्टाइन की याद आ गई। मेरी पोती कहीं डर न जाए। इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा मम्मी। कुछ ही दिनों में जब ये नील और स्टेपल्स हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, बेटी ने मुझे तसल्ली दी। बेटी ने बताया कि जब जब मुझे होश आता था मैं तख्ते पर बहुत सी बातें लिखकर उसे बताती रही थी। विशेष तौर पर थिएटर के बाहर हुई डॉक्टर्स की मीटिंग, पारसी वृद्धा, अपाहिज लड़की के इंटरव्यू और नर्स वाली घटनाओं के विषय में। चिंतित बेटे ने जब ये बातें डॉक्टर्स को बताई तो उसने कहा कि ये सिर्फ हेलुसिनेशंस हैं, जो शरीर में एनेस्थीसिया की भारी मात्रा से उपजती है। क्या सचमुच? और अगर यह सच है तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर हुई डॉक्टर्स की मीटिंग में मैं उस व्यक्ति को कैसे देख पाई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिसने कहा था कि मेरा ऑपरेशन एक इंडस्ट्रियल हैजर्ड था। ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से मैं 2 बार पहले भी गुजर चुकी थी, जो मुझे लगा था कि कहीं छत पर मंडराते हुए मैं अपने ही शरीर को देख रही थी। बहुत दिनों के बाद जब मैंने उस व्यक्ति को आपात वार्ड में देखा तो एक बार फिर उस पूरी मीटिंग का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह केवल माया जाल नहीं था। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की कहानी माया जाल। कहानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी करें। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी
उपन्यास या अपनी पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना। यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।